दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि संविदा के आधार पे जो भी ज्वाइनिंग कर चुके कहीं पे या कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या परमानेंट करने वाले बिहार सरकार, इसके लेकर थोड़ा अपडेट आ चुके हैं कि जो भी छात्र एवं छात्र हैं अभी संविदा पे कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों को परमानेंट कब तक में कर देंगे। क्योंकि संविदा पर भी जो भी कार्य कर रहे हैं उन सब कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि हमें विभाग वापस न कर दे, विभाग वापस भगा न दे। इसके लेकर थोड़ा डर बना रहता है क्योंकि संविदा पे जो जॉब होता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होता है और आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर जो मिलता है उसमें साफ तौर पे ये लिखा जाता है कि आप बिहार सरकार के कोई भी कर्मी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ये 60 साल का जॉब रहने वाले है, लेकिन ये परमानेंट नहीं माना जाता इसको। आप भले ही संविदा के माध्यम से किसी गवर्नमेंट में जॉब करते होंगे, किसी गवर्नमेंट कार्यालय में जॉब करते होंगे, लेकिन ये जो आप लोग को परमानेंट नहीं माने जाते हैं। ये जो है संविदा पे जो ज्वाइनिंग होता है ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि आप लोग को परमानेंट कब तक में कर देंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि संविदा को क्यों परमानेंट करना चाहिए और जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं अभी उन सब कितना डर रहता है कि कहीं हमें विभाग ने वापस कर दे, रिजाइन न कर दे। इसके लिए अगर कितना डर बना रहता है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि इसको परमानेंट कब कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए संविदा के माध्यम से जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है इसमें सेवा एवं शर्तें जो दिए जाते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएंगे कि संविदा पे जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्टोन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकार के कर्मी है। इन कर्मियों का लाभ चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है। इनकी ईपीएफ सैलरी जो भी बनेगा सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेवारी है। इसका कहना है कि आपका जहाँ पे भी ज्वाइनिंग दिया गया है आप उस विभाग के अंडर चले गए हैं, वहाँ पे आपको कार्य करना है और जो भी सैलरी बनेगा उसी विभाग के माध्यम से आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पर देखिए उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठ के अनुसरण की जिम्मेवारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी प्रकार के दुष्टाचार, कर्तव्यहीनता, असमता आदि की किसी प्रकार के दुराचार, कर्तव्यहीनता, अक्षमता आदि स्थिति में इन्हें किसी भी समय कार्य मुक्त किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी आपका ज्वाइनिंग मिला है उस कार्यालय में आपको सिस्टम से कार्य करना पड़ेगा। अच्छे तरह से आपको कार्य करना है और पूरा सिस्टम में वहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे सिस्टम से कार्य नहीं करते तो विभाग आपको रिजाइन भी मार सकते हैं। तो ये भी डर बना रहता है, इसमें साफ तौर पे ये भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में यहाँ देखिए यदि निगम बेल्टोन के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेल्टोन उन सर्विस प्रोवाइडर के उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। इसके कहने का मतलब है जब आपका जॉब खत्म हो जाएंगे, मतलब 60 साल का इसमें जो जॉब मिलता है, जिस रोज़ आपको 60 साल पूर जाएंगे उसके बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद सरकारी में होता क्या है कि आप लोग को पेंशन भी मिलता है, लेकिन संविदा पे जो आपका रिटायरमेंट होगा उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं मिलने वाले। उसी दिन आपको पेनल भी रद्द किया जाएगा, उसी दिन आपको संविदा से नाम हटा दिए जाएंगे। तो जिस दिन आपका 60 साल होगा और रिटायरमेंट होंगे उसके बाद आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाले है और न ही पेंशन मिलने वाले हैं। इसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद फोर्थ में यहाँ पर देखिए और लास्ट यहाँ पर देख लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग से प्राप्त होने के पश्चात ही चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो भुगतान देय होगा। अधियाची विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि भेजे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर के आदि के समय समय मासिक भुगतान नियमित रूप से किया जाए ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती तथा ईपीएफ आदि देय विलम्ब दंड से बचा जा सके तथा इन कर्मियों को निर्धारित रूप से कार्य के भुगतान मिलता रहे। इसका कहने का मतलब है आप जो भी विभाग में कार्य कर रहे हैं, अगर आपका मंथ हो चुका है, 2-3 मंथ हो चुका है, आपका जो भी सैलरी बनेगा वो विभाग पहले बेल्टोन को भेजेगा, उसके बाद बेल्टोन आपको भेजेगा। जब तक विभाग नहीं भेज देते हैं बेल्टोन को सैलरी तब तक आपका सैलरी नहीं आने वाले हैं। जो भी विभाग में आप कार्य करें वही विभाग पहले बेल्टोन को भेजेगा सैलरी, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 में बोला जा रहा है यदि भुगतान में विलम्ब के कारण कोई भी ईपीएफ आदि कटौती, दंडात्मक शुल्क आदि के भुगतान की स्थिति बनती है तो अधियाची विभाग को यह अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ेगा। मतलब आपका जो भी सैलरी बनेगा वो सैलरी आपको 100% मिलेगा। जो सैलरी पर रखा जाएगा वो सैलरी आपको 100% मिलेगा। अगर विभाग कम आपको सैलरी देता है इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा नियम है सैलरी को लेकर। सबसे पहले आप बिहार बेल्टोन में जो ज्वाइनिंग करेंगे 17,057 रुपया पहली सैलरी आपको मिलने वाली है। उसके बाद थोड़ा बढ़ते रहेगा सैलरी, लेकिन लास्ट 28, 30, 32 तक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संविदा पे जो कार्य करते हैं कि कितना मतलब कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, कितना डर बना रहता है जो भी संविदा पे कार्य करते हैं। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि इसको परमानेंट कब कर देंगे, इससे कब मुक्ति मिल जाएंगे आप लोगों को। क्योंकि भविष्य में जो भी छात्र एवं छात्र हैं अभी संविदा पे ज्वाइनिंग करेंगे तो ये सब आप लोग को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि इसको कब परमानेंट कर देंगे। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार में भले ही अभी संविदा को परमानेंट नहीं किया गया है, लेकिन ओडिशा में यहाँ पे देख लीजिए 57,000 कर्मियों को
संविदा पे जो भी कार्य कर रहे थे उन सबको परमानेंट कर दिया गया। और बात रह जाती है कि बिहार में कब करेंगे, जबकि नीतीश अपने पद से इस्तीफा देते हुए तेजस्वी यादव को अपना भार सौंप रहे थे। तो तेजस्वी यादव खुद बोले थे कि अभी हम 20 लाख नौकरी देने वाले, साथ ही जो संविदा पे कार्य कर रहे इन सबको परमानेंट कर देंगे। इससे 2 रोज़ पहले तेजस्वी यादव ट्वीट भी करके बताए थे कि अभी हम 20 लाख नौकरी का वादा किया है, इसको हम पूर्ण करने वाले और पूर्ण कर भी रहे हैं। साथ साथ जो संविदा पे कार्य कर रहे इन सबको हम परमानेंट बहुत जल्द करने वाले हैं। लेकिन इसके लेकर क्या अपडेट है, थोड़ा ताज़ा अपडेट समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे कि संविदा को क्या परमानेंट कर देंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले ये अपडेट सुन लीजिए। 2 रोज़ पहले ये अपडेट किया गया संविदा कर्मियों के लिए। यहाँ पर देखिए सरकार का बड़ा फैसला, सभी संविदा कर्मियों की सेवा होगी अस्थायी, मिलेगा संपूर्ण लाभ। उसके बाद यहाँ देखिए बिहार पटना, बिहार में सरकारी सिस्टम संविदा के सहारे चल रहा है। राज्य सरकार के ज़्यादातर विभागों में जो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं वह नियमित नहीं है बल्कि संविदा के आधार पर कार्यरत है। उसके बाद यहाँ देखिए बिहार में संविदा कर्मियों की अच्छी खासी तादाद है और लंबे अरसे से इनकी तरफ से यहाँ मांग होती रहती है। सेवा को नियमित किया जाए, संविदा कर्मियों की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी देखने को मिली है। सरकार ने संविदा कर्मियों की मांगे के ऊपर कमेटी का गठन किया था। सालों बाद रिपोर्टर आई लेकिन ये केवल झुनझुना ही निकला। संविदा कर्मियों की सेवा बिहार में अस्थायी नहीं होगी, इसको लेकर सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है। लेकिन ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार ने संविदा कर्मियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। नवीन पटनायक सरकार ने तय किया है कि ओडिशा में कोई भी कर्मी संविदा पर कार्यरत नहीं होगा बल्कि इनको सेवा अस्थायी होगा। उसके बाद यहाँ देखिए पटनायक सरकार का बड़ा फैसला, मतलब 57,000 कर्मियों को ओडिशा में अस्थायी कर दी गई है। चलिए जान लेते हैं कि बिहार में अभी क्या स्थिति है। यहाँ तक बिहार की बात की जाए तो ओडिशा से ठीक उलट बिहार में संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों की हालत अभी बदतर है। संविदा पर कार्य कर रहे कर्मी अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आते हैं। सरकार ने जिस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर यह संविदा कर्मियों की सुविधा बढ़ाई है उसमें सरकारी नौकरी के अंदर उन्हें बजट मामले का शामिल है, लेकिन इसके अलावा उन्हें नियमित करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों जो अधिसूचना जारी की थी उसके मुताबिक नियमित सेवा के लिए किसी तरह की परीक्षा में संविदा कर्मियों को अधिकतम 25 अंक का बजट दिए जाने का फैसला गया है। मतलब अभी जो संविदा पे कार्य करेंगे उन सबको छूट मिलने वाली है। इसके लेकर कुछ अपडेट जारी किया गया। उसके बाद समय समय पर नीतीश संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ाती रहती है, लेकिन नियमित सेवा के मुकाबले यह काफ़ी कम है। सरकार संविदा के लिए सोच तो रहा है लेकिन जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहा है। 2-3% कभी सैलरी बढ़ा देते हैं, कभी परीक्षा में छूट देते हैं, लेकिन इसको अस्थायी करने को लेकर अभी कोई भी अपडेट जारी नहीं करता है, क्योंकि इसे अस्थायी करने में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिए 7 नवंबर को जो है बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी है जो पटना में जाकर आंदोलन करने वाले हैं। इस आंदोलन में अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं। जितना ज़्यादा संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचेंगे उतना ज़्यादा बेटर आंदोलन होगा। तो आप लोग भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं। ये आंदोलन का स्थल जो रखा गया यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री बिहार के समक्ष 1 दिवसीय महासंघ सभी कर्मियों को अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में गर्दनीय बाग धरना स्थल पर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अपराह्न तक आयोजित महाधरना भाग लेकर सफल बनाएं। मतलब 11 बजे से लेकर पूरा दिन तक। तो इसमें अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं। टोटल आंदोलन आपको 4-5 घंटा चलेगा। तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल बताया गया है, इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। इसके अनुसार अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले। यहाँ पर देखिए ठेका संविदा आउटसोर्सिंग को हमेशा के लिए परमानेंट किया जाए, साथ ही जो अभी सैलरी बन रहा है इन सैलरी को कुछ बढ़ाया जाए। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे। के बाद यहाँ देखिए 18 माह का डीए भुगतान करने को लेकर बहुत सारी ऐसी मांगे को लेकर जो वहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन के बाद देखिए क्या निर्णय होता है। आंदोलन के बाद जो निर्णय होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं।